वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में कृषि को लेकर कई घोषणाएं की गई। चारों तरफ मचे किसान घमासान की पृष्ठभूमि में किसानों और इंडस्ट्री की तरफ से उम्मीद की जा रही थी कि सरकार कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि सीतारमण के पिटारे से कृषि और किसानों के लिए क्या खास निकला। क्या वास्तव में ही ये बजट कृषि के मोर्चे पर शून्य है? इस सवाल का जवाब बजट में ही ढूंढते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है वो क्यों है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही एग्री मार्केटिंग के क्षेत्र में कई सुधार किए, लेकिन उसके साथ ही किसान उत्पादक संगठनों को लेकर सरकार ने कई ऐसी पहल की हैं जो कि गेम चेंजर हैं। ऐसे में पिछले करीब 3 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को भले ही कुछ राज्यों और समूहों तक सीमित हो, लेकिन मोदी सरकार के लिए वे एक बड़े झटके के तौर पर सामने आए हैं। इसी झटके में कृषि को लेकर बजट में फैली चुप्पी का जवाब भी है। तीनों कृषि कानून जिनके खिलाफ ये आंदोलन हो रहे हैं, वे दरअसल पिछले 7 सालों में कृषि को लेकर मोदी सरकार के लिए किए गए तमाम प्रयासों का निचोड़ है। यदि सरकार को किसी भी हाल में ये कानून वापस लेने पड़ते हैं तो सरकार के पिछले सारे नीतिगत प्रयासों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी साफ है कि सरकार कोई भी नई घोषणा या नीतिगत पहल करने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि क्या किसान आंदोलन का परिणाम किस दिशा में जाने वाला है। सरकार के कृषि संबंधी बजट प्रावधानों पर ये किसान आंदोलन किस कदर हावी है, इसकी एक वानगी वित्त मंत्री का बजट भाषण भी है। सीतारमण ने बजट भाषण में कृषि पर 12 पैराग्राफ समर्पित किए हैं। इसमें 5 पैराग्राफ में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई सरकारी खरीद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए सीतारमण ने बताया कि कैसे मोदी सरकार ने यूपीए की तुलना में सरकारी खरीद बढ़ाई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पहले तो एमएसपी को लागत का 1.5 गुना दिया और फिर किस तरह गेहूं, चावल, दलहन और कपास में यूपीए शासन के अंतिम साल यानी 2013-14 की तुलना में अपनी खरीदारी बढ़ाई है। गेहूं और चावल में तो खरीदारी 2 गुने से ज्यादा बढ़ी, लेकिन दलहन में जो मूल्य के लिहाज से 40 गुना और कॉटन में 288 गुना बढ़ी है। इसके अलावा बजट भाषण में 2 पैराग्राफ एपीएमसी मंडियों के प्रति सरकार की योजना का खुलासा करते हैं। पहली घोषणा ई नाम में 1000 मंडियों को जोड़ने की है, वहीं दूसरी एपीएमसी मंडियों में बुनियादी ढांचे के विकास में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड का इस्तेमाल करने की अनुमति दिए जाने की है। ई नाम योजना सरकार ने 14 अप्रैल 2016 को शुरू की थी, जिसका लक्ष्य देश को एक मंडी प्लेटफॉर्म के रूप में बदलना है। इसमें अब तक 1000 मंडियां जुड़ चुकी हैं और इस बजट की घोषणा के बाद अब इस नेटवर्क में अगले साल तक 2000 मंडियां शामिल हो जाएंगी। ई नाम में शामिल होने का मतलब ये है कि देश की 7000 में से 2000 मंडियां अत्याधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित होंगी। इन्हें उपज की गुणवत्ता टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 75 लाख रुपए मिलते हैं। इतना ही नहीं, इनके विकास में एआईडीएफ की अनुमति का भी अपना बहुत साफ संदेश है। आंदोलनकारी किसानों ने बार बार ये आशंका जताई है कि एपीएमसी मंडी के बाहर फसलें बेचने की अनुमति देने से मंडियां गैर प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी, क्योंकि किसान वहां आएंगे नहीं और इसलिए उनकी आमदनी खत्म हो जाएगी, जिससे उनका बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसी सरकारों ने मंडियों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए मंडी फीस बहुत कम कर दी है, या फिर यूं कहें कि खत्म ही कर दी है। ऐसे में केंद्र ने एपीएमसी मंडियों के लिए वित्त की व्यवस्था कर साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में मंडियों को कमजोर नहीं होने देना चाहती। साफ ये है कि सरकार का यह बजट कृषि के लिहाज से पूरी तरह किसान आंदोलन के साए में बना है। सरकार ने एएमएसपी और एपीएमसी के मुद्दे पर पूरे जोर से यह संदेश दिया है कि इन पर कोई खतरा नहीं है और अब ये किसानों की प्रतिक्रिया का इंतजार करेगी। इस लिहाज से किसानों के इस आंदोलन को कृषि क्षेत्र में युगांतकारी सुधारों का एक संक्रमण काल माना जाना चाहिए। यदि आंदोलन जीतता है तो सुधारों का यह चक्र वापस पीछे लौटेगा और भारत में किसानों की नियति पुरानी बेड़ियों में ही जकड़ी रहेगी। लेकिन यदि सरकार अपने इरादों में कामयाब होती है तो यह चक्र एक नए युग का सूत्रपात करेगा और फिर आने वाले दिनों में हम कृषि क्षेत्र के लिए कई नई घोषणाएं देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।